गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, वर्क की कैलकुलेशन किए, उस पर कुछ मैंने न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को करने के लिए एनसीईआरटी बुक से। तो आई होप आप किए होंगे और न्यूमेरिकल बना होगा, उसमें हो सकता है कुछ आपका आगे पीछे हो। तो जो होगा आप अपने डाउट्स हमें सेंड कर सकते हैं, और स्कूल पे जब आएँ कॉपी चेक कराने के लिए तो आप उस डाउट्स को आप रख सकते हैं। ओके। वर्क में जो भी हमने वर्क पढ़ा अभी, उस वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चल रहा था। तो फोर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं जिससे हम वर्क कराते हैं। एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक होता है वेरिएबल फोर्स। तो आपके सिलेबस में 9th में जो पढ़ना हमें है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स पढ़ना है, यानी जितना देर डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की वैल्यू बदलेगी नहीं, कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट फोर्स। और फोर्स अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है वेरिएबल फोर्स, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, W इज इक्वल टू, जो आप यहाँ पर लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ डी, एफ इंटू डी, ये जो फोर्स होता है कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वर्क की कैलकुलेशन में हमें ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, वर्क की हो सकता है अगर क्वेश्चन टफ बनाया जाए तो उस पर आप हो सकता है कि डाउट में आके क्वेश्चन को अपना गलत कर दें। तो वर्क डन बाई हु, ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपकी पकड़ हो चुकी है। आज जो हम इसके आगे जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल और टेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक है वो है एनर्जी। तो समझते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? तो एनर्जी को बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्या बोलते हैं? एबिलिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कुछ जगह पर एबिलिटी की जगह पर आप कैपेसिटी भी यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी कैपेसिटी होती है जिससे वो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। सो एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्लियर? अच्छा, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें एनर्जी है या नहीं है। तो एनर्जी है या नहीं है, इसकी इंडिकेटर क्या बनेगी, इसको हम समझते हैं। जैसे आपने एक रबर लिया, रबर नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, अगर उसको आप देख रहे हैं तो अभी इसमें कोई भी काम करने की सलाहियत नहीं, एबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसको आप ऐसे खींच लें ऐसे, फिर क्या करेगा? छोड़ेंगे तो जहां पर जाएगा ये इसको जाके हिट करेगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? हिट करने की एबिलिटी उसमें आ गई, यानी काम करने की एबिलिटी उसमें आ गई। ऐसे ही ये आपका है डस्टर, अगर यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे आप रखें तो इसमें कोई एबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी डस्टर को कुछ हाइट ऊपर उठा दे तो अब इसमें क्या आ गया? इसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई। कैसे पता चलेगा? इसका इंडिकेटर क्या होगा कि इसमें एनर्जी है या नहीं है? जब आप इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ से तो ये क्या करेगा? नीचे जाके हिट कर देगा, और इससे समझ में आएगा कि ये जर्क मारने का, चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी इसमें अब क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो एनर्जी के बारे में हम अगर लैंग्वेज में उसको लर्न करना चाहें कि एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, तो बोलेंगे एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्लियर है? अब इसको हम अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि किसी भी बॉडी के पास एनर्जी है या नहीं है, इस बात को हम कंफर्म कैसे करेंगे, कैसे पता पाएंगे? कंफर्मेशन कौन देगा? इंडिकेटर क्या होगा? तो इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अगर उस बॉडी के अंदर काम करने की कुछ उससे कुछ काम हो रहा है, उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, ये आपकी एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है नॉर्मल स्टेट में, अब ये कोई काम नहीं कर सकती। इसको अगर आप स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें, दूसरा डायग्राम देखें आप, इसी स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करा के ऐसे फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, अब ये क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। अब इसके पास क्या आ गई? एनर्जी आ गई। यानी इसके सामने जो कुछ भी रहेगा उसको ये हिट कर सकती है। इसका मतलब इसमें क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है, इस बात का इंडिकेटर क्या बनेगा? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की इसमें एबिलिटी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको एनर्जी समझ में आ गया। ओके, एनर्जी का सिंबल हम कैपिटल ई लेंगे, सिंबल
लेंगे इसका कैपिटल ई, और इसका एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। क्लियर, ये जूल होगा, एसआई यूनिट जूल, सिंबल ई होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी हमारे पास एनर्जी है ना। तो उस एनर्जी को हम पढ़ते हैं, जिसको हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैं इसी में पढ़ा देता हूं, टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या एनर्जी के फॉर्मेट हो सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी में क्या क्या टाइप्स हो सकती है, आपकी टाइप हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, अब एनर्जी नहीं लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद है हीट एनर्जी, हीट, साउंड, न्यूक्लियर, ठीक है, केमिकल, बहुत सारी एनर्जीज हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी में दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में यही वाली एनर्जी रखी हुई है, ये सब नहीं है, तो आप इसको नाम सुन लीजिएगा। बहुत सारी एनर्जी होती है, एनर्जी के वेरियस टाइप होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में हम लोग देखें कि कौन कौन सी होती है, मैकेनिकल, हीट, साउंड, न्यूक्लियर, केमिकल, ये सारे एनर्जी के क्या है, फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। जैसे करेंसी है, हमारी करेंसी इंडिया की रुपी है, इस रुपी में आप 100 की नोट भी देख रहे हैं, 200 की है, 500 की है, 1 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की है। इस तरीके से जो नोट आप देख रहे हैं है तो सब करेंसी। तो ऐसे सब क्या है, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स दिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें देख लेते हैं। ये आपके पास है। बेसिकली इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, हमको पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, ओके। अब देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, या तो सिर्फ पोटेंशियल के फॉर्म में दिखाई देगी, यानी उसकी टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बॉडी की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है, उन दोनों के बीच मिक्स होती है, कुछ परसेंट जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है और कुछ परसेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। कभी काइनेटिक ज़्यादा होती है, कभी पोटेंशियल कम होती है, कभी इसका वाइस वर्सा मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं कि एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको समझते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के अंदर की वह एनर्जी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, सिचुएशन की वजह से उसमें आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे आपको मैंने दिखाया, स्प्रिंग का केस दिखाया, सॉरी स्प्रिंग का केस देख लेते हैं। स्प्रिंग का, स्प्रिंग नॉर्मल स्टेट में कुछ नहीं एनर्जी उसके पास है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर दिया, तो अब उसमें क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ये एनर्जी किस वजह से आई है, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। उसका जो पहले जो शेप था, पहले जो कॉन्फ़िगरेशन उसका था, अब वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा, उसका कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ गया, और इस बिगड़ने से उसमें क्या आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमने ग्राउंड पर एक बुक रखा है, बुक है ग्राउंड पर, और उस ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर रख दिए, तो अब उसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। जैसे मैंने ये मान लो डस्टर है, ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर, इस ग्राउंड से उठा के मैंने ये एच हाइट ऊपर 1 मीटर ऊपर कर दिया, तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी क्यों आई, किसकी वजह से आई, ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी इस पोजीशन पर, ग्राउंड वाले पोजीशन पर इसके पास एनर्जी क्या थी, जीरो थी। कौन सी एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन ग्राउंड से 1 मीटर आपने ऊपर उठा दिया, तो अब इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। इस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी।
क्यों नाम होगा? क्योंकि ये पोजीशन की वजह से आ रही है, पोजीशन। तो पोजीशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसी सिचुएशन में हो गया, वो जो एनर्जी इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होगा? यू होगा, और यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एक इसका जो फार्मूला बड़ा जो है मोटा फार्मूला होगा mgh, अभी आप लोग उसी से डील करेंगे और आगे उसकी डिटेल पढ़ेंगे क्लास 11th में कि उसको कैसे और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो U इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है? U, और ये है mgh। ठीक है, ये क्या है? m क्या है? वेरी सिंपल, हैव देयर यूजुअल मीनिंग। m क्या है उसका? मास। कौन सा मास? जिस बॉडी को आप ले रहे हैं, मास ऑफ द बॉडी। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है? हाइट है। अगर आप इस जमीन से h हाइट ऊपर उठाते हैं तो उसमें एनर्जी कितना आएगी? mgh एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। और आपने इसको क्या लिखा? तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन is known as potential energy. This is definition of potential energy. Energy of an object due to its position या configuration is known as potential energy. Okay? और इसको मैं यहाँ ना लिख के इसको नीचे लिख देता हूँ, U is equal to mgh। ठीक है, U is equal to mgh। ये क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पर चीजें क्या क्या है? वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। वेयर m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर बॉडी जो भी है। और g क्या है? g क्या है? एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या है? हाइट आर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आर हाइट। ठीक है, दिखने लगा नीचे, थोड़ा सा ऐसे झुका दीजिए कैमरा, आगे डिस्टेंस, एक बात ऐसे दिखा दीजिए, डिस्टेंस आर हाइट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। यहाँ तक दिख रहा सर? ओके, यहाँ देखो, ये है ग्राउंड। देखिए, ये है ग्राउंड। इस ग्राउंड पर अब मैंने एक बॉडी लिया, यह बॉडी जमीन पर रख दिया, इसका मास कितना है? m। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हाइट नहीं है। लेकिन जब आप इसको उठाकर, मान लो इसको मैंने h हाइट ऊपर कर दिया, ये है एक लेवल जो है हाइट कितना, ये h हाइट पर एक लेवल है। अब बॉडी को हमने यहाँ पर रख दिया तो इसके पास कितना एनर्जी आ गई होगी? कितना बोलेंगे आप? mgh। अच्छा, अगर इसको न्यूमेरिकल में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल में, तो कैसे करेंगे? मान लेते कोई भी बॉडी होगी, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मान लेते उसका मास 2 kg है, तो मान लेते हैं इसका m कितना है? 2 किलोग्राम। और इसको कितना ऊपर उठाए? सपोज जो है 1 मीटर लेके गए ऊपर। ठीक, 2 किलोग्राम की बॉडी है, कितना ऊपर लेके गए? 1 मीटर। तो इसमें कितने एनर्जी आ जाएगी? तो इस वाले फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो इसकी एनर्जी का जो कैलकुलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? देखें, U इज इक्वल टू mgh। m आप क्या रखेंगे? 2 kg इंटू h कितना है? mg। g कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h कितना लेंगे? 1 मीटर। अब इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो एक नंबर यहाँ पे आएगा, और इन सब को यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आ जाएगा जूल में, JOULE, जूल। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। हो गया टाइम? ओके, तो जो है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।